वेलकम टू ए प्लस आई एस अकेडमी। ए प्लस आई एस अकेडमी में सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक पे। और वो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और आपके यूपीएससी की परीक्षा में या स्टेट पीसीएस की परीक्षा या वनडे एग्जाम में सभी जगह ये महत्वपूर्ण रहेगा। जो लोग नए हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी क्लास हो आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बिना समय गवाए बेटा सीधे हम पहुंचते हैं आज के मेन टॉपिक पे। पहला टॉपिक आपसे यह कहा जा रहा है कि भारत की जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ठीक है, कॉरिडोर पर रणनीतिक सख्ती हुई है। जो चिकन नेक की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि चिकन नेक क्या होता है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों प्राथमिकता दी गई है। इस सभी मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं। दूसरा है अमेरिकी राष्ट्रपति और G20 के बारे में बात करेंगे। ग्रुप 20 क्या है, G2 के बारे में हम लोग बात करेंगे। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, जिसे हम यूएन सीवीडी कहते हैं, COP16 है, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16। इसके बारे में बात करेंगे जो कि इन्वायरमेंट का पार्ट है। चौथा है मतदान का अधिकार और मतदान की स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे कि क्या कहा गया है मतदान के बारे में। अभी बिहार में चुनाव भी हो रहा है, तो सभी मुद्दों पर जो है आज हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे। बिना समय गवाए सबसे पहले टॉपिक पे चलते हैं बेटा, भारत की सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर रणनीतिक शक्ति। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है बेटा, ये देखिए ये आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। क्या है ये? कॉरिडोर है। दिख रहा है सभी को? ये जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर है और ये इंडिया है, ये नेपाल है, ये भूटान है और ये सेवन सिस्टर जो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो सेवन सिस्टर राज्य है उनके बारे में ये बताया गया है। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है बेटा, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और मेघालय है। ठीक है, और बाकी तो भूटान तो अलग देश ही है। अब बीच में देखो कितना इंपॉर्टेंट है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और ये अपना पूरा इंडिया है, ये पूरा का पूरा नेपाल है। ठीक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में अगर हम बात करें तो भारत ने जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नेक भी कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? चिकन नेक। इसे हम चिकन नेक कहते हैं, चिकन नेक। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछे कि चिकन नेक कौन है तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। पहले तो ये वनडे टाइप का हो गया। अपनी पकड़ को मजबूत करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम उठाया है। यह निर्णय इस समय लिया गया है जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के द्वारा पाकिस्तान के संबंधों पर, क्योंकि बढ़ते जो संबंध है उनकी नजदीकियां जो है, भारत में इसे गंभीरता की चिंता जताई गई। आप जानते हैं कि बांग्लादेश में क्या स्थिति उत्पन्न हुई, या हमारे जो पड़ोसी है जो श्रीलंका, उस पर क्या स्थिति हुई। क्योंकि चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर भी की अगर आप देखेंगे, CPEC जिसे कहा जाता है, वो चीन जो पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर है वो भी पीओके से होकर गुजरता है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। उसी तरह से ये चिकन नेक जो है, चूंकि हमारी सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, और जिस प्रकार से आप देखेंगे कि पाकिस्तान और पाकिस्तान और सॉरी बांग्लादेश की सरकारों के बीच जिस तरह से संबंध, बढ़ते संबंध जो है, उस संबंधों पर भारत में गंभीर चिंता जताई जा रही है कि भैया पता चले कि बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलके कुछ कारनामा न कर दे। ये वही बांग्लादेश है जिसे हम पूर्वी बंगाल कहा करते थे। ये वही बांग्लादेश है जब बंगाल विभाजन हुआ था। आपको याद होगा कि लॉर्ड कर्जन ने कहा था उस समय कि ये बंगाल विभाजन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बंगाल का एरिया काफी बड़ा है। आपने इतिहास में यह भी पढ़ा होगा कि बंगाल विभाजन उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये पूरा एरिया बंगाल का था। समस्या इस बात की थी कि बंगाल जो पूर्वी बंगाल था, जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, जिसे 1971 में हमने आजाद कराया, उस पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी और आज जो पश्चिम बंगाल है वहां पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी। लेकिन उस समय चूंकि बंगाल विभाजन जब आपने पढ़ा होगा, उस समय स्थिति बिल्कुल अलग थी। लॉर्ड कर्जन के दिमाग की उपज थी बंगाल विभाजन। तो कहीं पर भी अगर रणनीतिक उथल पुथल होता है या कोई भी चीजें होती हैं तो देश की स्वतंत्रता, देश की सॉवरेनिटी, देश की सिक्योरिटी को जो है लेकर बड़ा जरूरी होता है कि हम उन चीजों पर पहले ही सतर्क दें, क्योंकि हमारी सुरक्षा बड़ी जरूरी है। चाहे वो इंटरनल सुरक्षा हो, चाहे हमारी एक्सटर्नल सुरक्षा हो। तो जिस प्रकार संबंध बढ़ते जा रहे हैं, उन संबंधों पर सरकार ने क्या किया है, क्योंकि हमारे ये सेवन सिस्टर देख ही रहे राज्य है, 7 राज्य, और सातों के सातों जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, बगल में देखिए म्यांमार दिख रहा है आप सभी को। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमको सोचने पर मजबूर करती है
तो इसी को लेकर जो है बेटा हम लोग आगे बढ़ेंगे आज के जो क्लास में, इन्हीं को लेकर जो है हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे कि भाई क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या हमको चीजें इसमें पढ़नी है। अगर सुरक्षा की बात करें चिकन नेक क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है वो पश्चिम बंगाल का एक संकीर्ण भूभाग है। क्या है ये? पश्चिम बंगाल का बेटा ये संकीर्ण भूभाग है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो भारत के जो मुख्य हिस्से हैं उसके 8 उत्तर पूर्वी राज्यों से ये जोड़ता है। इसकी चौड़ाई जो है सबसे कम है, अगर देखा जाए तो 20 से 22 किलोमीटर है। इसकी एक ओर देखिए नेपाल दिख रहा है आप सभी को, और दूसरी ओर बांग्लादेश दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दूसरी एक ओर नेपाल दिख रहा है और दूसरी तरफ बांग्लादेश दिख रहा है। अब बीच में ये आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। तो एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ बांग्लादेश। अब ये सोचिए, और उत्तर में भूटान दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? भूटान छोटा सा देश है भूटान। यह भौगोलिक स्थिति जो है इसे दक्षिणी एशिया का, साउथ एशिया का कहा जाए सबसे संवेदनशील रणनीतिक जो है ये क्षेत्र बनाती है। इस कॉरिडोर में किसी भी प्रकार की अगर गड़बड़ी होती है तो भारत के जितने भी पूरे नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हैं, ये जो 7 सिस्टर के जो क्षेत्र आपको दिख रहे हैं बेटा, जितने भी क्षेत्र हैं आपको दिख रहे हैं, सबसे संवेदनशील रणनीतिक क्षेत्र ये बनाती है। और इस कॉरिडोर में किसी प्रकार की, जो मैंने कहा कि गड़बड़ी अगर होती है तो उत्तर पूर्व के क्षेत्रों को मुख्य क्षेत्र से काट देगी, जिससे इसकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता इसीलिए बनी हुई है। तो आप देख रहे हैं ना, एक तरफ नेपाल है, एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ आपका देख रहे हैं भूटान है। आप सोचिए कितना ये महत्वपूर्ण है। अगर ये चीजें कहीं दिखी, मैंने कहा ना कि एक संकीर्ण भूभाग है, तो लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में अगर आपसे पूछा जाए बेटा, क्योंकि मैप के माध्यम से हमने जरूर बताया, तो लिखिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर। कॉरिडोर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार के लिए, इस बार के आपके पेपरों के लिए काफी इंपॉर्टेंट बेटा रहेगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर। मैंने कहा सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है पश्चिम बंगाल का, क्या है? पश्चिम बंगाल में चूंकि पड़ता है, ये एक संकीर्ण भूभाग है। वेस्ट बंगाल का एक संकीर्ण भूभाग है। वेस्ट बंगाल क्षेत्र का बेटा एक संकीर्ण भूभाग है, जो भारत के मुख्य हिस्से को, लिख लो, भारत के मुख्य हिस्से को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जोड़ता है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई सबसे कम है। चौड़ाई जो है बेटा सबसे कम कितना? 20 से 22 किलोमीटर सबसे कम है। इसकी चौड़ाई जो बेटा सबसे कम है 20 से 22 किलोमीटर चौड़ाई। इसकी एक और मैंने कहा नेपाल है, एक और कहां है? नेपाल है। तो दूसरी तरफ देखेंगे, मैंने यही कहा ना, नेपाल है और दूसरी ओर बांग्लादेश, और बांग्लादेश है, नेपाल है, बांग्लादेश दूसरी तरफ। और इसके उत्तर में कौन है बेटा? तो इसके उत्तर में भूटान है। उत्तर में कौन है बेटा? भूटान है। क्या ये बात आप लिख सकते हैं? ये आपके इंटरनेशनल रिलेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इन चीजों को डायग्राम के माध्यम से, तो एक तरफ देखिए मैंने क्या कहा, एक तरफ नेपाल है, एक तरफ क्या है? बांग्लादेश है, और उत्तर में देखिए क्या है? ये भूटान है। अरे यही तो हुआ, ये हो गया नेपाल, ये हो गया बांग्लादेश, और ये उत्तर में भूटान हो गया। और ये 7 सिस्टर को याद रखिएगा, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बता रहा हूं। अब मैंने कहा कि भारत के मुख्य हिस्से को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जोड़ती है। यह भौगोलिक स्थिति जो है दक्षिणी एशिया का सबसे संवेदनशील रणनीतिक क्षेत्र बनाती है। तो इसकी सर्वोच्च प्राथमिकता, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में एक इंफॉर्मेशन आपको जानना। अगर कोई भी गड़बड़ी होती है इस कॉरिडोर में,
ये भारत के जितने भी उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनको मुख्य भूमि से ये काट सकती है। यह भौगोलिक स्थिति इसे दक्षिणी एशिया का सबसे संवेदनशील रणनीतिक क्षेत्र बनाती है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। पर इतना लिख लीजिए आप, बाकी तो मैंने समझा ही दिया, लिख लीजिए इतना। अभी जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की नजदीकियां है, क्योंकि बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस, और उनके और पाकिस्तान के साथ संबंध घनिष्ठ होते जा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं आपको याद होगा कि बांग्लादेश की जब प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना देश छोड़ के भागना पड़ा वहां से, और जब वो भगी थी वहां से तो उनको सबसे पहले वो लैंड कहां की, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पे किया था उन्होंने। आज जिस तरह से अंतरिम सरकार वहां पे बैठी है जिसके नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं नेतृत्व, उनके और पाकिस्तान के रिलेशन दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। और जब दो के रिलेशन बढ़ेंगे, दोनों हमारे पड़ोसी हैं, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए चिंता का विषय है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ जनरल जो शाहिर शमशाद मिर्जा, उन्होंने बांग्लादेश की यात्रा किया है। और ये यात्रा कहीं ना कहीं भारत की रक्षा सहयोग पर हुई है। मतलब ढाका यात्रा जो है, चूंकि उनके मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश के रक्षा सहयोग पर हुई है। और इस वार्ता ने कहीं ना कहीं हमारे सरकार को अलर्ट जारी कर दिया है। यहां तक कि बांग्लादेश के जो सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों के जो भारत विरोधी बयान है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और चीन के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास के प्रस्ताव ने भी बेटा स्थिति को और भी तनावपूर्ण बना दिया है। तो नजदीकियां कर दो दुश्मनों की तो आई ही है, दो दुश्मन एक साथ आ रहे हैं, और ये दोनों दुश्मन जब एक साथ आ रहे हैं तो भारत के लिए जो स्थिति थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब जरूर होगी, क्योंकि हम अपने दुश्मनों को कमजोर नहीं समझ सकते। तो इस बात को याद रखिएगा, जो जो बात मैं बोलता हूं सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर। तो अभी स्थिति ये है कि भाई कैसे, चूंकि बांग्लादेश जो है और पाकिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो है संबंध बढ़ते जा रहे हैं। संबंध क्या है, बढ़ते जा रहे हैं। और जब संबंध बढ़ेंगे तो भारत के लिए चिंता का विषय है। भाई बांग्लादेश में कोई स्थिर सरकार थोड़े है, भारत के लिए चिंता का विषय है। बांग्लादेश के जो है अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहा है, अंतरिम सरकार का नेतृत्व, सरकार का बेटा नेतृत्व कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस साहब कर रहे हैं। और अगर नजदीकियां बढ़ेंगी तो चिंता किसका होगा, भारत के लिए चिंता का विषय बढ़ता जाएगा। ये टॉपिक करंट अफेयर का ये पूरा का पूरा इंटरनेशनल रिलेशन है। आज चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो पाकिस्तान हो, इन लोगों का यही काम है कि भैया हमेशा भारत की तरफ कुछ ना कुछ मुद्दे ऐसे उठाओ कि परेशान हो भारत। लेकिन भारत परेशान वाला देश नहीं है, भारत वो भारत नहीं है। जब हमारे देश के ऊपर हम लोग से कहा गया परीक्षण मत कीजिए, यही अमेरिका जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को रेड कारपेट नहीं देता था, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को वीजा नहीं देता था जब वो गुजरात के सीएम थे, और रेड कारपेट बिछाकर जो है स्वागत करता, यही अमेरिका। यही अमेरिका जिसने हमें कभी परीक्षण करने पर रोक लगाई थी, वो तो धन्यवाद उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब को, धन्यवाद एपीजे अब्दुल कलाम साहब को, हमने परीक्षण करके पोखरण में दिखा दिया और पूरी दुनिया को दिखा दिया हम वो देश नहीं है जिन्हें आप सपेरों का देश कहते थे। हम वो देश नहीं है। अंग्रेज क्या कहते थे, भारत सपेरों का देश है। आज संयुक्त राष्ट्र जो हमारा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, भारत जैसे इतना बड़ी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या पॉपुलेशन भारत की है, पूरी दुनिया में
सारे देश भारत की तरफ देख रहे हैं, लेकिन आज भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भारत अस्थायी सदस्य नहीं है, क्योंकि ये लोग अपना हमेशा क्या करते हैं, अपने आप को बादशाहत कायम करते हैं। ये सारी चीजें बेटा हमको बात इस पे करनी है। क्लियर है? लिख लीजिए, लिखिए फटाफट इस चीजों को। हम थोड़ा हो सकता है कि आप लोग को लगे कि सर ये क्या कर रहे हैं, सर ये जितनी भी चीजें हैं ये क्या हमारे परीक्षा में पूछेंगी? बेटा ये जरूर पूछेंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशन भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। ये करंट अफेयर कम और इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट ज्यादा है, क्योंकि करंट अफेयर में ये जरूर है कि मार्च में चीन की यात्रा के दौरान मोहम्मद यूनुस के द्वारा नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है, मतलब नॉर्थ ईस्ट भारत को कहा जाए, उत्तर पूर्वी भारत को लैंड लॉक्ड और बांग्लादेश को समुद्र का रक्षक बताया था। ये कहीं ना कहीं उनका जो स्टेटमेंट था भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाला माना गया। इस बयान के बाद ही जो है आपको याद होगा कि भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के चारों ओर अपनी सैन्य और बुनियादी ढांचा उपस्थिति को मजबूत कर दिया, क्योंकि ये लोग जो है, इन लोगों का काम ही है देश पे हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बोलो जिससे देश में अराजकता हो। लेकिन भारत ने इनका मुंहतोड़ जवाब दिया। जिस देश की स्थिति खुद प्रधानमंत्री का ना पता हो, जिस देश में खुद भूखमरी हो, जिस देश ने आज तक स्थिति क्या है देख ही रहे हैं सभी लोग। अरे जिस देश को हमने आजाद कराया 1971 में, उस बांग्लादेश को, वहां की अंतरिम सरकार के जो मठाधीश बने हुए हैं वो उल्टा सीधा बयान देते हैं। तो ये बेटा, चूंकि मेरा इस क्लास में इस टॉपिक को पढ़ाने का मेन उद्देश्य यही था कि कम से कम आप जानिए कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर का मतलब कितना है, क्यों हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है, क्यों हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए वो इंपॉर्टेंट है। अगर वहां के प्रधानमंत्री या अंतरिम सरकार के मुखिया के द्वारा अगर इस तरह से स्टेटमेंट बोला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी वो मंशा को दिखाता है कि उनकी सोच कैसी। लैंड लॉक कहना और बांग्लादेश को समुद्र का रक्षक बताना, ये भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाला माना गया है बेटा। ये माना जा रहा है कि उन्होंने हमारे देश की सॉवरेनिटी को चैलेंज किया। तो ये इस टॉपिक को याद रखिएगा। चलिए अगले टॉपिक पे बात करते हैं बेटा। अगला टॉपिक ये देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति और G20 देख रहे हैं ना, इनको तो जानते ही होंगे आप, दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। और खैर ये तो बहुत पहुंची चीज है, इनको भी आप जानते होंगे। और सबसे शानदार प्रधानमंत्री जी, शानदार इसलिए कि पूरे देश के प्रधानमंत्री, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं लेकिन फिर भी इनको शानदार प्रधानमंत्री जी जरूर कहूंगा, क्योंकि भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आज। क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, देखो भाई, पूरी दुनिया आप जब आगे पढ़ोगे, अभी तो शुरुआत कर रहे हो आप देखोगे सब लोग व्यापार कर रहे हैं। अब व्यापार कैसा? व्यापार है हथियारों का, व्यापार है सामानों का। आज चीन जैसा देश, जिसका पूरा मार्केट इसने, चीन ने क्या किया है बेटा, ये भारत के ऊपर कब्जा कर लिया। चीन ने पूरा मार्केट को इतना सस्ता सामान कर दिया है कि लोग परेशान है कि भैया क्या कर रहे हो आप। क्यों? क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी पे काम किया है। तो आइए इस पे बात करते हैं, बस 1 मिनट का मुझे समय दे दीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा, G20 क्या है, सॉरी G2 क्या है, सॉरी G2। G2 का जो विचार था बेटा, पहली बार 2005 में एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था सी फ्रेड बर्गस्टर, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था पहली बार। और उन्होंने ये तर्क दिया था कि वैश्विक आर्थिक स्थिरता और ऊर्जा जो है, प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका और चीन को द्विपक्षीय स्तर पर सहयोग करना पड़ेगा। G20 का सिर्फ उद्देश्य यही था कि G2 का सॉरी उद्देश्य यही था कि G20 IMF या WTO को प्रस्थापित करना नहीं है। यह भी बात उसमें कही गई थी। तो पहली बार जो मैंने कहा कि जो पहली बार जो विचार आया था, तो G20 का लिख लो, G2 का, सॉरी बार बार G20 कह रहा हूं, G2 का पहली बार विचार एक अर्थशास्त्री थे
उन अर्थशास्त्री का जो नाम था, लिख लो, पहली बार बेचारे एक अर्थशास्त्री थे, उस अर्थशास्त्री का नाम क्या था? उस अर्थशास्त्री का नाम था बेटा सी फ्रेड बर्गस्टन। सी फ्रेड बर्गस्टन, उनके द्वारा दिया गया। उन्होंने एक तर्क दिया, इन्होंने तर्क दिया था, और तर्क ये था बेटा, क्या तर्क ये था कि वैश्विक आर्थिक स्थिरता और ऊर्जा प्रवाह, वैश्विक आर्थिक स्थिरता और ऊर्जा फ्लो जो है, ऊर्जा प्रभाव, ऊर्जा जो प्रवाह है, वैश्विक आर्थिक स्थिरता और ऊर्जा प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किसको किसको आना पड़ेगा बेटा? अमेरिका और चीन को द्विपक्षीय स्तर पर सहयोग करना पड़ेगा। अमेरिका और चीन को द्विपक्षीय स्तर पर सहयोग करना पड़ेगा। सहयोग करना पड़ेगा। सहयोग करना पड़ेगा। तो ये भी बात आप उसको याद रखिएगा। 2008 में चूंकि वैश्विक वित्तीय संकट ने इस विचार को और मजबूती दी थी, याद रखिएगा। 2008 में जब देश में मंदी आई थी, वैश्विक वित्तीय संकट इसको और मजबूती दी थी, और मजबूती दी थी। समझ में आया सभी को? तो एक बार इसको लिख लीजिए, पहले आप लोग एक बार लिखिए। आप जानते भी हैं कि चीन की जो अगर कहा जाए, जो भूमिका जो है लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 20 साल में अगर आप देखेंगे, 2 दशक में देखेंगे, तो चीन ने, भाई देखो चीन क्या करता है। चीन जितने भी पड़ोसी हैं, उन पड़ोसियों को या तो पैसा देगा, मुंह बंद करवा देगा। कहा जाता है कि अमेरिका प्रॉमिस चाइना डिलीवर, अमेरिका से इंडिया प्रॉमिस चाइना डिलीवर। कहने का मतलब है कि इंडिया क्या करता है, तटस्थ रहता है, लेकिन चाइना हमारे देश को देखिए, श्रीलंका को पैसा देके बर्बाद कर दिया। उधर चले जाओ, बांग्लादेश को देखिए स्थिति कितनी बर्बाद हो गई। उधर नेपाल को देखिए, नेपाल को पैसा देके नेपाल की स्थिति कितनी खराब होगी, अभी देखा होगा आप लोगों ने, न्यूज में आया था। इसको सिर्फ और सिर्फ, और पाकिस्तान की क्या स्थिति है देख ही रहे हैं आप सभी। इसका सिर्फ उद्देश्य यही है कि अपनी बादशाहत को कायम रखना। आप जानते हैं BRI के बारे में सुना होगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। BRI, BRI मतलब लिख लीजिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मतलब यह है कि आज स्थिति देख रहे हैं कि नहीं आप सभी, इसके माध्यम से चीन ने वैश्विक आर्थिक प्रभाव बढ़ाया है। वैश्विक आर्थिक प्रभाव बढ़ाया गया है चीन द्वारा। चीन द्वारा वैश्विक आर्थिक प्रभाव बढ़ाया गया है चीन द्वारा। सैन्य आधुनिकीकरण और आर्थिक शक्ति के विस्तार ने भी अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ चीन के संबंधों को नए सिरे से परिभाषित किया गया। इस विकास ने ट्रंप प्रशासन को चीन को रणनीतिक साझेदार से रणनीतिक स्पर्धा के रूप में पहचानने के लिए प्रेरित किया है। तो इस बात को भी कहेंगे कि ये जो विकास है, कहीं ना कहीं ट्रंप प्रशासन को, लिख लीजिए, ये जो विकास है, विकास लिख लो, ट्रंप प्रशासन को, डोनाल्ड ट्रंप को
डोनाल्ड ट्रंप को क्या करना है? तो डोनाल्ड ट्रंप को, प्रशासन को कहा जाए, रणनीतिक साझेदार से, लिख लो, रणनीतिक साझेदार से, रणनीतिक साझेदार से रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के रूप में, प्रतिस्पर्धा के रूप में, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के रूप में पहचानने के लिए प्रेरित किया। लिख लीजिए, पहचानने के लिए प्रेरित किया है। पहचानने के लिए बेटा प्रेरित किया। तो इस बात को भी आप लिख लीजिए, पहचानने के लिए क्या किया है बेटा? प्रेरित किया। लिख लीजिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे बात करते हैं बेटा। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, यहां लिखा है सीओपी यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16। देखिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 कोलंबिया में, ठीक है, कहां पर? कोलंबिया। कोलंबिया। अब ये है क्या? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 कोलंबिया क्या है बेटा? तो कॉप 16 का जो है सम्मेलन जो हुआ है वो कोलंबिया में हुआ है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आपको मालूम होगा कि जो है इसका उद्देश्य क्या है? जैव विविधता यानी कि बायो जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन करना, बायोडायवर्सिटी का संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। उसका सतत उपयोग करना, सतत उपयोग करना, सतत उपयोग करना, और इसके साथ ही साथ लाभों को न्याय संगत वितरण है। लाभों का न्याय संगत वितरण है। लाभों का न्याय संगत वितरण। पहली बात तो ये लिखो कि जैव विविधता का संरक्षण, सतत उपयोग करना, लाभों का न्याय संगत क्या है? वितरण, वितरण है, इसका उद्देश्य है। और इसका जो हुआ सम्मेलन वो कोलंबिया में हुआ था। कहां पर हुआ था? सम्मेलन जो हुआ कोलंबिया में हुआ। सम्मेलन कोलंबिया में, सम्मेलन कोलंबिया में, सम्मेलन जो हुआ वो आपका बेटा कोलंबिया में हुआ था। तो ये भी बात आपको लिखना है कि इसका जो सम्मेलन हुआ था वो कोलंबिया में हुआ था। कोलंबिया में एक जगह है काली। कहां हुआ था बेटा? स्थान कोई पूछे तो आप कहेंगे सर एक जगह है काली। काली कहां? कोलंबिया। काली कोलंबिया में हुआ था। तो पहले इतना लिख लीजिए, लिखिए इसको। इसका जो मेन उद्देश्य कहा जाए या इसकी जो मेन थीम कही जाए, पीस विथ नेचर है। तो सम्मेलन की अगर थीम की बात अगर की जाए तो सम्मेलन की जो थीम है वो क्या है? सम्मेलन की जो थीम है पीस विथ नेचर है। पीस विथ नेचर, पहला पॉइंट। और इसने वन हेल्थ अप्रोच की बात किया है।
लिखिए वन हेल्थ हेल्थ अप्रोच, हेल्थ अप्रोचेज के बारे में बात किया है। वन हेल्थ अप्रोच के बारे में बात किया है, जिसमें मानव है, जिसमें पशु है, इन सभी के बारे में बात कर रहा हूं। मानव हुआ, पशु हुआ, इसके साथ साथ मतलब इन चीजों के बारे में बात किया है। दूसरा है बेटा डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, लिख लो डिजिटल, ये सारे के सारे उद्देश्य हैं। सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, जहां आनुवांशिक संसाधनों से प्राप्त, लिख लो आनुवांशिक संसाधनों से प्राप्त, संसाधनों से प्राप्त, क्योंकि डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन जो है वो आनुवांशिक संसाधनों से प्राप्त डिजिटल जानकारी के लाभ साझा करने की व्यवस्था, डिजिटल साझेदारी के लाभ साझा की व्यवस्था करना, व्यवस्था करना, इसके बारे में बात किया गया। तो ये क्या है, ये सारे मुख्य उद्देश्य हैं। ये जो है ये सभी के सभी बेटा मुख्य उद्देश्य हैं। इनके बारे में जो है हमें चर्चा पर चर्चा करना है। आज हमारे जो सहपाठी हैं उनका आज जन्मदिन भी है, बड़ा खुश हैं देख के। तो ये सब चीजें जो है ही। खैर शाम को जो है ये पार्टी देंगे आज हमको। चलिए तो हाँ, धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को बच्चों। तो मतलब बच्चों को कह रहा हूँ, मतलब सहपाठी को कह रहा हूँ। खैर तभी स्टूडियो में आए थे, तो इनसे बात हुई, अभी हंस रहे थे। मैं तब से मैं अपने को कंसंट्रेट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मनुष्य का स्वभाव है, चूंकि ऑनलाइन का दौर है। ऑफलाइन में तो मान लीजिए सामने होते हैं, बातें होती हैं, संवाद होती है, एक दूसरे को आदमी समझता है। लेकिन ऑनलाइन के दौर में तो यही है कि भाई हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, हम एज ए एक्टर चीजों को बता रहे हैं, लेकिन है तो मनुष्य ही, और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में उसे रहना भी है। तो खैर ये सब चीजें भी आप जानिएगा कि इसका सम्मेलन की जो थीम काफी पूछता है परीक्षा में आपसे, कि पीस विथ नेचर जो है सम्मेलन की मेन थीम था। यहां तक किसी कोई समस्या हो तो एक बार कमेंट, मतलब कमेंट क्या करेंगे आप सभी, कर दीजिएगा आप लोग, कोई इशू नहीं है। एक और चीज बात की गई थी, मैरीन एंड कोस्टल बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात की गई थी। मैरीन एंड कोस्टल बायोडाइवर्सिटी की बात की गई थी। कोस्टल बायोडाइवर्सिटी की बात की थी, जिसमें समुद्री पास के तंत्रों की सुरक्षा करना, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों की सुरक्षा करना की बात की गई थी। सुरक्षा करना, सुरक्षा करने की बात किया गया था, और उसकी पुनर्स्थापना करना, पुनर्स्थापना करना। क्लियर है सबको? तो ये भी बात आप इसमें लिख सकते हैं। तो मैरीन एंड कोस्टल बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी जो है इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो है आपको देखने को मिलता है। इसकी प्रमुख उपलब्धियों की बात की जाए तो एक है काली फंड की स्थापना करना। प्रमुख उपलब्धियां देख लीजिए, प्रमुख उपलब्धियां, प्रमुख उपलब्धियों के बारे में लिखिए। पहला लिखिए काली फंड की स्थापना, काली फंड की स्थापना पहला है, पहली उपलब्धियां हैं। दूसरी उपलब्धियों की बात की जाए, बायोडाइवर्सिटी एंड हेल्थ ग्लोबल एक्शन प्लान के बारे में। बायोडाइवर्सिटी एंड हेल्थ एक्शन प्लान, चलिए लिख लीजिए बायोडाइवर्सिटी एंड हेल्थ एक्शन प्लान, इसके बारे में। तीसरा लिखिए
लोकल गवर्नेंस इंक्लूजन। तीसरा लिख लीजिए, लोकल गवर्नेंस इंक्लूजन। चौथा लिख लीजिए, जो मेन चीजें हैं, इंडिजीनियस राइट्स, जो अगर कहा जाए कि आदिवासी समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और, लिख लीजिए, लिख लो, आदिवासी समुदाय के पारंपरिक ज्ञान और, आदिवासी समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और अधिकारों को वैश्विक जैव विविधता शास्त्र में शामिल किया जाए। अधिकारों को पारंपरिक वैश्विक जैव विविधता में शामिल किया जाए। जैव विविधता में शामिल किया जाए। क्लियर है सबको? तो ये सारी बातें भी बेटा आपको लिखनी है, ये जितने भी पॉइंट आपको बता रहा हूं ये सब लिखना है आपको। तो अगर प्रमुख उपलब्धियां हैं तो इस उपलब्धियों को अच्छे से पढ़ लीजिए। लिख लीजिए पहले इतना, जितनी भी उपलब्धियां हैं बेटा लिख लीजिए। लिखिए अगला, जैव विविधता क्यों भारत के लिए प्रासंगिक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, या राष्ट्रीय स्तर पर क्या काम किए गए हैं। आदिवासी समुदायों की जो बात हमने कहा, या काली फंड की स्थापना की बात हमने किया, या बायोडायवर्सिटी एंड हेल्थ एक्शन प्लान के बारे में बात किया, लोकल गवर्नेंस इंक्लूजन के बारे में बात किया, ये सारी बातें क्यों। तो जैव विविधता के से समृद्ध जो देश है, चूंकि भारत विश्व के 17 अगर कहा जाए मेगा डाइवर्स कंट्रीज में शामिल है। भारत जो है देश के, भारत जो है देश के 17 जो मेगा बायो डाइवर्सिटी में शामिल है, शामिल है। लिख लीजिए, बायोडाइवर्सिटी में शामिल है। लिख लीजिए फटाफट इसको, लिखिए, मैं किनारे हो जा रहा हूं। अगला जो हम लोग बात करेंगे बेटा, जो टॉपिक है वह है मतदान का अधिकार और मतदान की स्वतंत्रता। मतदान का अधिकार और मतदान की स्वतंत्रता की बात की जाए, राइट टू वोट एक जो है, जो लिखा भी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो भैया मतदान का अधिकार, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने में एक याचिका दायर थी और याचिका दायर के उस पर जवाब दिया है। उसने कहा कि मतदान का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, स्टैट्यूटरी राइट है, जबकि मतदान की स्वतंत्रता जो हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद है बेटा 19A(1)(a) जो है, उसके तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हिस्सा बताया है। आप चूंकि हमारे देश का जो संविधान लिखा गया है, आप जानते हैं हमारे देश के संविधान विदों ने जब संविधान लिखा, पूरी दुनिया के संविधान को उन्होंने एनालिसिस किया, जहां से जो चीजें भारत के परिप्रेक्ष्य में अच्छा लगा उन्होंने वहां से वो चीजें अडॉप्ट कर लिया। कहीं से फंडामेंटल राइट ले लिया, कहीं से डीपीएसपी ले लिया, कहीं से कुछ भी ले, जहां से जो अच्छा लगा, नागरिकता ले लिया। तो मतदान का अधिकार, जैसे मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका दायर की गई थी, एक पिटीशन दायर की गई थी, और उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर मतदान का जो अधिकार है वो क्या है, एक वैधानिक अधिकार है, एक स्टैट्यूटरी राइट्स है, जबकि मतदान की जो स्वतंत्रता है
वो संविधान का आर्टिकल जो है 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या है बेटा, हिस्सा है। ठीक है, तो इस बात को पहले लिख लीजिए। मतदान का अधिकार क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि मतदान का अधिकार, लिख लो, कभी कभी पॉलिटी में इस तरह के बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। मतदान का अधिकार क्या है? एक वैधानिक अधिकार है। क्या है बेटा? वैधानिक अधिकार है। जबकि मतदान की स्वतंत्रता क्या है बेटा? मतदान की स्वतंत्रता, मतदान की जो स्वतंत्रता है बेटा वह क्या है? मतदान की जो स्वतंत्रता की बात करूं या मतदान की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद, अरे जो हमारा मौलिक अधिकार है 12 से 35 तक, उसी में 19(1)(a) भी आता है। संविधान के अनुच्छेद जो है बेटा आर्टिकल 19(1)(a) के तहत, आर्टिकल 19(1)(a) के अनुच्छेद के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा, लिखो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बेटा हिस्सा है। लिखिए पहले इतना इतना लिख लीजिए। सरकार ने तो एक चीज और कहा है कि जो एक नोटा होता है ना, नोटा, नन ऑफ दीज एबव, नोटा, नोटा क्या है बेटा? ऊपर में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज एबव। सरकार ने तो यहां तक कह दिया है कि जो नोटा बटन टन होता है ये क्या है? तो साहब ये कहा है इससे उम्मीदवार नहीं माना जा सकता है। और नोटा को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 79(b) के तहत उम्मीदवार नहीं माना जा सकता। इसे परिभाषित जो कहा जाए उम्मीदवार नहीं कहा जा सकता। नोटा केवल एक विकल्प है या अभिव्यक्ति का माध्यम है, ना कि कोई कानूनी इकाई है। नोटा क्या है बेटा? तो लिख लो, नोटा जो है, जो नोटा है वो नोटा क्या है? सरकार ने कहा है कि नोटा केवल एक विकल्प है। नोटा केवल एक विकल्प, केवल एक विकल्प है। नोटा बेटा केवल एक विकल्प है, अभिव्यक्ति का माध्यम है। विकल्प है या अभिव्यक्ति का माध्यम है? अभिव्यक्ति का माध्यम है, अभिव्यक्ति का माध्यम है, ना कि कोई कानूनी इकाई है, ना कि कोई कानूनी इकाई। लिख लो, ना कि कोई कानूनी इकाई, ना कि कोई कानूनी इकाई। आप जानते हैं निर्विरोध चुनाव का औचित्य भी होता है जब उम्मीदवारों की संख्या सीटों के बराबर होती है तो मतदान की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। यदि उम्मीदवारों की संख्या सीटों से कम होती है तो भी मतदान नहीं होगा। यही तो चीजें होती है। तो ये सब भी चीजें खैर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है, इस बात को भी आप सभी को जानना चाहिए। ठीक है, एक बार लिख लीजिए इसको। ये जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं, जो जो करंट अफेयर में आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और क्या वर्डिक्ट है ये कहा मैंने, प्रमुख उपलब्धियों के बारे में, कॉन्फ्रेंस ऑफ 16 के बारे में हमने चर्चा किया, ये भी बात हमने कर लिया। इसके साथ साथ बेटा हमने PRI और जो पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मोहब्बत है उसके बारे में और G2 के बारे में भी हमने चर्चा किया और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में हमने चर्चा किया। तो जितना भी पॉइंट आपको बता रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम लोग जो पढ़े हैं पहले का
उससे रिलेटेड थोड़ा सा हम लोग प्रश्न कर लेते हैं। तो चलिए एक प्रश्न आपके सामने यूपीएससी लेवल का। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। वंदे मातरम के 150 वर्ष 2025 में पूरे होने के अवसर पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। पहला, वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन 1875 में बंग दर्शन पत्रिका में हुआ था। दूसरा, यह गीत बाद में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में सम्मिलित किया गया था। तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1937 में इसके प्रथम 2 छंदों को राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1, 2, 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो वंदे मातरम के बारे में हमने पढ़ाया भी था और मैंने कहा कि उसके 150 वर्ष कंप्लीट हुए। तो जब 150 वर्ष कंप्लीट हुए माय डियर, तो बिल्कुल यहाँ क्वेश्चन में 150 दे दिया है, यानी कि इसकी स्थापना 1875 में हुई होती। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि यह गीत बाद में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंदमठ में सम्मिलित किया गया, ये भी सही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1937 में इसके प्रथम 2 छंदों को राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी, ये भी सही है। तो जब तीनों सही है तो बेटा माय डियर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एकदम सही जवाब है। तो तीनों के तीनों काफी इंपॉर्टेंट है और तीनों इस तरह के प्रश्न आपके यूपीएससी में देखने को मिल सकते हैं। करंट को हिस्ट्री से जोड़ के क्वेश्चन आपसे पूछ देगा और यही क्वेश्चन उठा के पूछ देगा कि भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो तीनों पॉइंट को पहले देखिए, समझिए और फिर इसका चीजों को एनालिसिस कीजिए। लिख लीजिए। तो अभी हमने पढ़ाया भी था कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 2025 में इस गीत की चूंकि 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर वहां पर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और मैंने कहा कि मोदी जी भी चूंकि व्यापक रूप से जो है इसका देश भर में इस गीत का जो है विविध रूप में मनाया जा रहा है। तो ये तीनों स्टेटमेंट जब सही हो जाएंगे तो बेटा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो जो भी टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं बड़ी ईमानदारी के साथ बेटा पढ़िए, क्योंकि हम अभी मैं फिर बार बार कह रहा हूं धीरे चल रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें तेज चलने नहीं आता। इंडिया के जितने भी बड़े बड़े संस्थान है वहां भी मैं काम कर चुका हूं, तो मुझे पता है, मुझे नब्ज पता है। भी आप लोग बेसिक स्टूडेंट हैं, आप लोग शुरुआती दौर के हैं, अभी तैयारी तो शुरू किए हो यार। पॉलिटी की बात हो, पॉलिटी को जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो नए वर्डिक्ट आए हैं वो अब आपका काम है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा इस टॉपिक में, ये नोटा वाले में, अब नोटा की शुरुआत कब हुई? जैसे मान लो एक अच्छे एस्पिरेंट की बात की जाए, नोटा की शुरुआत कब हुई, कब हुई, उसका वर्ष पता करना, सीएम पीएम कौन था उस समय देश का, और राष्ट्रपति कौन था, ये सब जाके आपको रिसर्च करना चाहिए। या मैं कहूं अगर आर्टिकल 19(1)(a) क्या कहता है और ये किस में आता है, ये फंडामेंटल राइट में आता है, एफआर में आता है, मौलिक अधिकार में आता है। और मौलिक अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? 12 से लेकर 35 तक है मौलिक अधिकार। तो आपको याद होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, किस, ये सब पढ़ा होगा पॉलिटी में, देश के संविधान से लिया गया है, लिया गया। ये सब चीजें आपको याद रखनी है बेटा, यही सब तो सीखना है यहाँ पे, यही सब सीखना है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि चीजें आप लोग को समझ में आई होंगी। जो भी पढ़िए, जैसे पॉलिटी में कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाता है उसको सिर्फ करंट अपडेट ही तो करना है, तो करंट अपडेट मैं करा रहा हूं। मैंने तो इतिहास का करंट अपडेट करवा के मैं क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये हल्का क्वेश्चन थोड़े है, इसमें इतिहास भी है, इसमें करंट भी है, तो इसको याद रखिएगा। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आज यहीं पर समाप्त करता हूं। और जो भी नए स्टूडेंट हो बेटा, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए,
जो नए स्टूडेंट हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए ताकि जब भी मेरी क्लास हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आशा करता हूं कि आप लोग को चीजें समझ में आई होंगी और अपने कमेंट अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कल क्लास में। धन्यवाद। थैंक यू ऑल।